से किस तरह प्रकृति को आगे हम देख रहे हैं, कैसे-कैसे अन्य-अन्य अवस्थाओं में अपने आप को प्रस्तुत कर रही है हमारे सामने, है ना? तो आइए देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य असम, हाथियों के झुंड यहाँ का हिस्सा। सबसे बड़ी, सबसे भारी जमीनी प्राणी, एक एक का वजन 4 से 5 टन। स्वभाव शांत, लेकिन ताकत इतनी कि जड़ से पेड़ उखाड़ते, पांव तले गांव के गांव रौंदते। असम में ही है चाय के बागान। सूरज ढलने के बाद रात के अंधेरे में हाथी अक्सर यहाँ आ भटकते हैं। कभी खाने की तलाश, तो कभी दूसरे जंगल तक पहुंचने का रास्ता। होता है आमना सामना। हाथी जैसा ताकतवर जंगली जानवर आग और शोर से घबराकर रास्ता बदल लेता है। वो डर जाता है, भाग निकलता है। कुछ ऐसी है इंसानी ताकत, उसकी शक्ति। इंसान इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ताकतवर बन चुका है। पृथ्वी के हर पहलू पर वो डाल रहा है असर, कर रहा है दादागिरी। हमारी पृथ्वी, प्लैनेट अर्थ, जीता जागता अनोखी ताल पर चलता सजीव निर्जीव के संतुलन की कहानी, जिसकी जड़ कोई 1500 करोड़ साल पुरानी। कहानी की शुरुआत बिग बैंग, जिससे जन्मा हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड। बिग बैंग से आज के इस पल तक को अगर 1 साल के कैलेंडर में समा दें तो हर दिन होगा 125 करोड़ साल से भी लंबा। इस साल में हर दिन 4 करोड़ साल लंबा, हर पल कोई 500 साल का। इस अनोखे इतिहास में पृथ्वी का जन्म 14 सितंबर को। पहला जीवन बना 25 सितंबर को। इस अजब कैलेंडर में पहला स्तनधारी जन्मा 26 दिसंबर को। लेकिन पहला इंसान साल के आखिरी दिन आधी रात के बस कुछ मिनट पहले। यही था मानव का प्रथम रूप, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस, जो जन्मा पूर्वी अफ्रीका में कोई 35 लाख साल पहले। फिर सतत बदलाव के साथ कोई 1 लाख साल पहले हुई उत्पत्ति हमारी प्रजाति होमो सेपियन की। इतना आधुनिक है इंसान। मानव शुरू से ही सब जीवों से अलग। 45 से 40 हजार साल पहले होमो सेपियन अफ्रीका से बाहर निकलकर ठंडे इलाकों में बसने लगा। धीरे धीरे पृथ्वी पर फैलने लगा, नए घर तलाशने लगा, अधिकार जमाने लगा।
इस सफर में उसकी सबसे बड़ी ताकत आग, जिसकी गर्मी और प्रकाश ने उसे दूसरे किसी भी जानवर से बिल्कुल अलग पहचान दी। आग को मनमर्जी जलाना और बुझा पाना उसकी अद्भुत ताकत। शिकार, सुरक्षा, गर्माहट। इंसान ने पत्थर तराशे, फिर धातु के हथियार और औजार बनाना सीख लिया। अपने दिमाग की ताकत से वो नए नए आविष्कार करता चला गया। पहिया, बर्तन, खेती के उपकरण। हर खोज के साथ बढ़ती गई ताकत। कोई 10,000 साल पहले इंसान ने खेती करनी सीख ली। बीज से फसल उगाना एक ऐसी खोज थी जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वो मनचाही फसल उगा सकता था, खाना बचा कर रख सकता था। अब रोज खाना ढूंढना, बटोरना उसकी जरूरत नहीं थी। वो आत्मनिर्भर हो रहा था। जानवरों को पालतू बनाना भी सभ्यता की तरफ एक और कदम था। कुत्ते, भेड़ बकरियां, मुर्गे, गाय। समय के साथ पालतू जानवरों की ये फहरिस्त लंबी होती गई। धीरे धीरे आदमी पृथ्वी और उसके सभी जीवों पर हावी होता गया। जैसे जैसे उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ी, वो जंगलों से बाहर आकर बसने लगा। बढ़ती गई उसकी ताकत, उसकी समझ। 10,000 साल पहले जब खेती की हुई शुरुआत, तो पृथ्वी पर जनसंख्या 1 करोड़। 1930 तक इंसानी संख्या 200 करोड़, 400 करोड़ 1975 में, और 1999 तक जनसंख्या पहुंची 600 करोड़। अब पृथ्वी पर हर दिन 2.5 लाख लोग बढ़ जाते हैं। जितने लोग उतनी जरूरतें, उतना इंसानी दबाव। उत्तर पूर्व भारत का खूबसूरत राज्य मेघालय। बादलों के इस घर में हरियाली से ढकी प्राचीन पहाड़ियां, अद्भुत जीव विविधता, भरपूर बरसात, लेकिन यहां भी इंसानी दबाव। ये आग लगी के लिए तैयार करना, उस जमीन पर कुछ साल फसल उगाना और फिर उसे पनपने के लिए 20 से 25 साल छोड़ देना, यही व्यवस्था प्रचलित, यही व्यवस्था सबके हित में। लेकिन बढ़ती आबादी के कारण इसका रूप बिगड़ता गया। अब जंगल जलाए जाते हैं, खेती की जाती है, लेकिन उसे पनपने के लिए समय नहीं दिया जाता। लोग ज्यादा, जमीन कम। झूम खेती का चक्र अब 20 से 25 साल नहीं रहा है। इसका नतीजा, राज्य के 66% जंगल, यानी कोई 1800 वर्ग किलोमीटर जंगल झूम खेती नष्ट कर चुकी है। हर साल इसके कारण 10 लाख टन उपजाऊ ऊपरी मिट्टी बह जाती है। जंगल खत्म होते हैं तो खत्म होता है उनमें बसा जीवन भी। बिगड़ता है संतुलन, चरमरा जाती है प्रकृति की व्यवस्था। सोहरा, पुराना नाम चेरापूंजी। कुछ वर्षों पहले तक यहां होती थी दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात, लेकिन गर्माती पृथ्वी और संसाधनों के शोषण ने इसे बना दिया है गीला रेगिस्तान, वेट डेजर्ट। कारण झूम खेती, साथ में माइनिंग। खदानें जो फैली हैं चारों तरफ, अंदर दबे काले सोने को खोद निकालने के लिए। मेघालय की जमीन में छिपा है कोई 6,400 लाख टन कोयला। यहां माइनिंग के लिए अनुमति जरूरी नहीं। ज्यादातर जंगल निजी संपत्ति, जिसका मन चाहे, जैसे मन चाहे खोद लो। की जाती है रैट होल किस्म की माइनिंग। चूहे के बिल की तरह 5 से 100 वर्ग मीटर की संकरी सुरंगें खोदकर अंदर से कोयला निकाला जाता है।
यहाँ के कोयले में गंधक, सल्फर की बड़ी मात्रा। ये गंधक जमीनी पानी में घुलता जा रहा है, पानी को अम्लीय एसिडिक बना रहा है और ऐसे पानी में खेती नहीं हो सकती। वायुमंडल में छूटता है विषाक्त धुआं, साथ में धूल जो दूर दूर तक फैल जाती है। कोयला इंसान के लिए सबसे अहम ईंधन, हर उद्योग की रीढ़ की हड्डी। उसके बिना आज का इंसानी जीवन असंभव। लेकिन ये एक खतरनाक चक्रव्यूह, एक विशिष्ट साइकिल। खदानों और झूम खेती ने मिलकर किया है दोहरा वार। हवा जहरीली, पानी प्रदूषित, खेती को मार, जंगलों का खात्मा, सूखी रेगिस्तानी जमीन, क्योंकि नीचे हुए पहाड़ पानी को रोक नहीं सकते, उसे अंदर सोख नहीं सकते। जमीन बन जाती है रेगिस्तानी। मेघालय की तरह दुनिया भर में यही हाल। पिछले 100 सालों में इंसान ने पृथ्वी का रूप बदल दिया है। हमारी धरती सदियों के समय काल में ढली तराशी, इसका सारा जीवन एक लय में बंध गया है। सब एक दूसरे से जुड़ा, हर एक तिनके का महत्व। यहाँ मौसम बदलते हैं, जीवन मृत्यु का चक्र चलता है, सब इसी ताल पर। लेकिन इस ताल को बिगाड़ने वाला अकेला इंसान। टेक्नोलॉजी ने बढ़ा दी है इस कदर ताकत कि वर्षों पुराने जंगलों का सफाया मिनटों में। जंगल तेजी से कट रहे हैं। आंकड़े चिंताजनक। आजादी के समय भारत की 23.4% जमीन पर जंगल थे। अब सिर्फ 19.2% हिस्सा ही जंगलों से ढका। पृथ्वी से हर साल 320 लाख एकड़ जंगल कट जाते हैं। वही जंगल जो हमारे लिए सांस लेते थे, मिट्टी बनाते थे, जीवन को सुरक्षित रखते थे। जहां जंगल थे वहां अब हैं खेत, फैक्ट्रियां, शहर, इमारतें, सड़कें, बांध। जमीन गंजी हो रही है, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, जमीन के नीचे पानी सूख रहा है और मिट्टी बंजर। बचा वायुमंडल, पृथ्वी का कवच, उसकी सुरक्षात्मक ढाल। ज्यादा फैक्ट्रियां, ज्यादा कारें, ज्यादा प्रदूषण, कचरे के ढेर, विषाक्त धुआं। औद्योगिकीकरण के बाद से अब तक 30% बढ़ी है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ओजोन की सुरक्षात्मक परत पतली हो रही है। पृथ्वी के तीनों मंडलों में असंतुलन का नतीजा। पृथ्वी गर्मा रही है, पिघल रही है बर्फ, सूखे और बाढ़ का चक्र शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि वर्ष 2025 तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इन विपदाओं की चपेट में होगी। विपदाएं जो है प्राकृतिक, लेकिन जिनका कारण इंसान। वुली मैमथ, डायनासोर, अनगिनत कीट पतंगे, पक्षी, ना जाने कितने किस्म के पौधे और प्राणी हमारी पृथ्वी पर जन्मे और खत्म हो गए। पृथ्वी के लंबे इतिहास में जीवों के नए रूपों का बनना और पुरानों का खत्म होना एक सतत प्रक्रिया रही है, एक चक्र जो अपनी ताल पर चलता आया है। बदलती परिस्थितियों के साथ ढलता जीवन, यही प्रकृति का नियम। तो फिर आज जीवन विलुप्ति को लेकर इतनी चिंता क्यों? कारण है, यह है उड़ीसा। ये आदिवासी सांप पकड़ने में माहिर।
विषैले सांपों को जंगलों से ढूंढ निकालना इनका पुश्तैनी काम। ये सांपों का तमाशा दिखाते हैं, उन्हें बेचते भी हैं। गैर कानूनी धंधा, क्योंकि सांपों की घटती संख्या को लेकर दुनिया भर में चिंता। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थ, ड्रग्स और हथियारों के बाद वन जीवन का व्यापार सबसे बड़ा धंधा। ये अवैध व्यापार अब 10 अरब अमेरिकी डॉलर का हो चुका है। इंसानी लालच ने जंगलों और उसके जीवन को खतरे में डाल दिया है। बाघ का तो हर हिस्सा बिकाऊ, हाथी के दांत, गेंडे के सींग, कोई खूबसूरती के लिए तो कोई कैद में रखने को, किसी के अंडे तो किसी का मांस। एक एक करके प्राणी खतरे में आ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। छठी महाविलुप्ति चल रही है, 6th मास एक्सटिंक्शन, पिछली 5 महाविलुप्तियों से बिल्कुल अलग, क्योंकि इस बार कारण कोई प्राकृतिक घटना नहीं, अकेले मानव। किसी का घर खत्म हो रहा है, किसी का खाना, कोई प्रदूषण से जूझ नहीं पा रहा, तो कोई शिकारियों के आगे टिक नहीं सका है। इस छठी महाविलुप्ति की रफ्तार पिछली किसी भी महाविलुप्ति की तुलना में 1000 से 10,000 गुना ज्यादा। IUCN के अनुसार हमारी पृथ्वी से हर दिन 50 से 100 प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। देर अब भी नहीं हुई है। यह है तटवर्ती महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला, वेलास, मछुआरों का छोटा सा गांव। सुबह सवेरे रेत के नीचे कुछ ढूंढ रहे हैं ये बुजुर्ग। जतन से एक एक अंडा सहेज रहे हैं। ये अंडे समुद्री कछुए ऑलिव रिडली टर्टल थे। बाकी सभी कछुओं की तरह ये कछुआ भी खतरे में, दुनिया भर में कम होता जा रहा है। उनके लिए यहां चल रहा है काम। इन अंडों को एक खास संरक्षित नर्सरी में रख देंगे ये, ताकि ये चोरी ना हो और ना ही कोई जानवर इन्हें खा सके। इस अनोखी मुहिम का हिस्सा है वेलास जैसे 30 और गांव और उसमें रहने वाले आम इंसान। ये लोग मेहनत से 720 किलोमीटर लंबे समुद्री तट की निगरानी करते हैं। न सिर्फ कछुए बल्कि सभी जीवन पर नजर रखते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि समुंदर उनका पेट तभी भर सकता है जब उसमें बसने वाला पूरा जीवन सुरक्षित हो। आज कोई 60 दिन बाद काका की मेहनत का असर। अंडों से निकल आए हैं नन्हे कछुए, समुंदर में लौट जाने को तैयार। काका जानते हैं कि हर कछुआ तट पर पहुंचकर अपना रास्ता खुद पहचान लेगा, पानी की तरफ खिंचा चला जाएगा। ये मुहिम दिखाती है जीवन के बने रहने की क्षमता। ये भी कि इंसान अगर अपनी ताकत से जीवन खत्म कर सकता है तो अपनी बुद्धि और मेहनत से संरक्षण भी कर सकता है।
जीवन को एक नया मौका दे सकता है। अंतरिक्ष की ऊंचाई से समुद्र की गहराई तक पहुंच चुका है वो। चांद पर चल चुका है, बीमारियों का इलाज ढूंढ चुका है, अपने जीवन को पहले से कहीं लंबा बना चुका है। उसके पास समझ है, टेक्नोलॉजी है। वो जीवन खत्म कर सकता है तो जीवन का संरक्षण भी। दक्षिण भारत, कर्नाटक राज्य सदियों से यहाँ के सदाबहार बियार हिल जंगल का हिस्सा हैं ये सोलिगा आदिवासी। जंगल की भाषा खूब समझते हैं ये, उसी के सहारे इनकी गुजर बसर। मई का महीना, छतों में मद भरा है, आज उसी को निकालना है। काम जोखिम भरा, लेकिन इनके पास पुश्तैनी महारत। हरी पत्तियों का धुआं मक्खियों को शांत कर देता है। वो काटती नहीं, छत्ता छोड़ देती है। छत्ता अपने आप में एक अजब घर, शहद, मोम, पराग और मधुमक्खी के अंडों से भरपूर। ये आदिवासी जानते हैं कि छत्ते का बना रहना उनके अपने हित में, जंगल के हित में, इसलिए वो उसका थोड़ा सा हिस्सा ही निकालते हैं। जानते हैं कि प्रकृति है, लालच के लिए नहीं। सदियों से कुछ इसी तरह प्रकृति का हिस्सा बन के रहा है इंसान। वो जंगल की ताल को समझता, उसका आदर करता, उस पर दादागिरी नहीं। वो जानता था कि वो पृथ्वी पर आश्रित है। पृथ्वी स्वस्थ तो वो खुशहाल। इंसान को बने रहना है तो पृथ्वी को बने रहना होगा। इंसान जी सकता है इस ताने बाने का हिस्सा बनके। यहां दादागिरी ना चली है, ना चलेगी। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। आखिरी लाइन बहुत जबरदस्त थी, है ना? यहाँ ना दादागिरी चली है और ना चलेगी। बढ़िया। आज अटेंडेंस बहुत कम है। आज यहाँ भुज में बारिश हुई है और आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई है। इंटरनेट मुश्किल ही है कि बहुत बहुत ही शायद कम लोगों का इंटरनेट आ रहा होगा। तो खैर बढ़िया, हम अपने पठन को जारी रखते हैं और रिकॉर्डिंग को शेयर कर देंगे। चलिए पठन को शुरू करते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते 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 अंकल जी, बताइए। पहले तो बताइए आप दोनों कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। मैं तो काफी बेहतर हो गई हूँ, काफी बेहतर, मतलब अभी वीकनेस वगैरह भी काफी चली गई है। हाँ। तो काफी बेहतर हूँ। जनक की भी वीकनेस चली गई है, लेकिन जनक थोड़ा मुझसे लेट बीमार हुए थे, थोड़ा पीछे चल रहे हैं रिकवरी में भी। बहुत अच्छा, उनको बहुत 1-2 दिन अच्छा। का समय लगेगा हाँ, अभी। बस चलिए आगे बढ़िए। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग न्याय के ऊपर बात कर रहे थे, है ना? मानव जागृत होने के लिए मूल वस्तु समझदारी है। हर मानव को यदि समझदारी पहुंच पाता है तो मानव न्यायपूर्वक जी सकेगा। क्या कह रहे हैं बाबा जी? हर मानव को यदि क्या पहुंच पाता है, समझदारी पहुंच पाता है, तो मानव न्यायपूर्वक जी सकेगा। न्यायपूर्वक जीने के साथ समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व अपने आप से आते हैं। बिना न्यायपूर्वक जिए समाधान आएगा नहीं। इससे पता लगता है कि मानवीयता का जो रीढ़ है वह न्याय है।
न्याय सर्वप्रथम समझदार परिवार में प्रमाणित होता है, फिर समाज में और पूरी धरती पर सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है। न्याय में जीने से मानव तृप्त रहता है, सुखी रहता है, समाधानित रहता है, वर्तमान में विश्वास सुदृढ़ होता जाता है और हमारे व्यवहार में निरंतर प्रखरता, निखार प्रकट होता है। यह सब चीजें न्यायपूर्वक जीने से अनायास ही उपलब्ध होती हैं। अनायास मतलब ऑटोमेटिकली चीजें घटती चली जाती हैं, जिसके लिए कहते हैं यह बहुत पुण्य से मिलेगा। पुण्य का मतलब हमको जो समझ में आया वह है समझदार होना। मानव समझदार होने की परंपरा में अपनी योग्यताएं, क्षमताएं, पात्रताएं अपने आप से प्रमाणित करना शुरू करता है। क्षमता अर्थात वहन करने वाली क्रिया। वहन क्या करता है? या तो जागृति का या भ्रम का। मानव जब जागृत हो गया तब भ्रम अपने आप विदा हो जाता है। मानव संस्कारानुषंगीय इकाई है। समझदारी या भ्रम परंपरा पूर्वक ही आता है। मानव संतान में उसकी परंपरा जन्म से ही विद्यमान होने के कारण वे गुण उसमें प्रचलित और प्रेषित हो जाते हैं। इसके बाद आता है पुरुषार्थ और परमार्थ। पुरुषार्थ परमार्थ के आधार पर मानव समझदार होकर भ्रम से मुक्त होता है। भ्रम से मुक्ति का तात्पर्य जीवन जागृति पूर्वक जीने के कार्यकलाप। अभी तक परंपरा से हमको जो कुछ शिक्षा मिली है वह है शरीर सापेक्ष जीना। इसका गवाही है लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद के लिए पढ़ाते हैं, है ना। तो अभी तक जो परंपरा की शिक्षा है उसका कुल लक्ष्य इतना है ना। और ये इन स्थितियों से, बुरी स्थितियों का निर्माण होता हुआ देख कर भी हम लोग चेत नहीं पा रहे हैं। मुझे कभी कभी ये बहुत अंदर तक परेशान करती है बात कि हम बहुत सारी बातों के लिए मतलब उन बातों को समझते हुए भी सिस्टम में कहीं ना कहीं एक स्टक है ना, एक दग्धता जैसी स्थिति आ जाती है कि हम एकदम अपने आप को ऐसा लगता है फंसा हुआ पाते हैं, है ना। जबकि मानव जीवों पशुओं से भिन्न है, भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति वाला है। जीवन के कारण मानव में बहुमुखी अभिव्यक्ति है। मानव समाधान चाहता है, कोई पशु झाड़ पत्थर समाधान नहीं चाहता है। मानव समृद्धि चाहता है, कोई पशु पक्षी समृद्धि नहीं चाहता। किसी भी जानवर में, शेर, गाय, सांप, सुअर आदि में भी संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है। चींटी भी संग्रह के उद्देश्य से संग्रह करती है, ऐसा कुछ नहीं है। संग्रह के लिए प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं है। वस्तु मिलता है, इकट्ठा किया रहता है। मानव में जानबूझकर संग्रह सुविधा की प्रवृत्तियां होती हैं। उसका कारण भोग, अतिभोग की वासना है। इस आधार पर समाधान और व्यवस्था लक्ष्य न होकर संग्रह सुविधा हमारा लक्ष्य हो गया और उसके लिए प्रिय, हित, लाभ दृष्टिकोण रहा और फलस्वरूप हम दुखी होते रहे, संघर्ष करते रहे, प्रताड़ित होते रहे। इस परेशानी से छूटने का एकमात्र उपाय है जीवन जागृति और सह अस्तित्व को समझें और मानवीयतापूर्ण आचरण को समझें। मानव ही अस्तित्व में सर्वोच्च विकसित इकाई है, शरीर के रूप में और जीवन के रूप में। जीवन अपने अस्तित्व को और जागृति को प्रमाणित करने के लिए शरीर को प्रयोग करता है। प्रयोग करने के समय में वह बराबर शरीर को जीवंत बनाए रखता है, बाद में शरीर को ही जीवन मान लेता है। फलस्वरूप जीव चेतना में जी के भ्रमित होता है और प्रमाणित करने के लिए पुनः शरीर को संचालित करता है, अर्थात अगला जन्म लेता है। इस ढंग से कई बार शरीर को छोड़ने से तो परेशान होने की बात है। इसमें पाप पुण्य नाम की कोई चीज नहीं होती है, समझदारी या नासमझी ही होती है। समझदारी परंपरा से ही आता है, समझदारी को परंपरा में ही पाना है। कोई एक व्यक्ति समझदार होने से संसार तर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कल्पना ने ही हमको भयभीत, निरीह बनाया है।
निरीह मतलब लाचार बनाया है। मानवीयतापूर्ण आचरण में हर मानव अपने में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में जी पाता है। इस तरह जीने से हमारे तन मन धन का सदुपयोग सुरक्षा करना भी बनता है, और जब ये दोनों सजते हैं तो उस स्थिति में संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति भी अपने आप से प्रमाणित होता है ना। इसको बाबा जी कई जगह न्याय भी कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, मानवीयतापूर्ण आचरण में हर मानव अपने में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में जी पाता है ना। अगर हम इस दर्शन के हिसाब से, करो ना करो के हिसाब से बात करें, तो मैं ने करने लायक कुल इतनी बातें कही है ना, कि स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जीना है, ये कार्यक्रम के रूप में निकल के आता है, फॉलो करने के रूप में निकल के आता है। इस तरह जीने से हमारे तन मन धन का सदुपयोग और सुरक्षा करना भी बनता है, और जब ये दोनों सजते हैं तो उस स्थिति में संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति भी अपने आप से प्रमाणित होता है। इस ढंग से मूल्य, चरित्र, नैतिकता के संयुक्त रूप में मानव का आचरण व्याख्यायित होता है ना। मूल्य, चरित्र, नैतिकता के संयुक्त रूप में मानव का आचरण व्याख्यायित होता है। क्या बात है। तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा होना ही नैतिकता है। तो नैतिकता की परिभाषा कह रहे हैं कि तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग होना, यही है ना, सदुपयोग, सुरक्षा होना ही नैतिकता है। संबंधों को पहचानने की विधि से ही मूल्यों का निर्वाह होता है। जैसे कोई भी आदमी अपने पिता के संबंध को, माता के संबंध को, गुरु के संबंधों को व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं, मूल्य अर्थात भाव अपने आप बहने लगते हैं। फलस्वरूप मूल्यों का निर्वाह होता है। जहां संबंधों को पहचानते नहीं हैं, वहां कोई मूल्यों का बहाव होता नहीं है। उदाहरण, रेल के डिब्बे में कोई बैठा है, एक अजनबी आता है, तब उनका हाथ पैर अपने आप लंबा हो जाता है, इच्छा होती है यहाँ कोई ना बैठे। वहीं थोड़ी देर बाद कोई पहचान का आदमी आ जाता है, तो अपने आप से उठकर खड़े हो जाते हैं, उनको बैठा देते हैं। इस तरह संबंधों की पहचान एक बड़ा काम है। संबंधों के बारे में अध्ययन प्रयोजन के आधार पर होता है। जैसे माँ का संबंध पोषण प्रधान रूपी प्रयोजन के आधार पर, पिता का संबंध संरक्षण प्रधान रूपी प्रयोजन के आधार पर अध्ययन किया जाता है। ये संबंध सभी पहचानने में आ जाएं, उसके बाद मानव गलती नहीं करता। बिना संबंध पहचाने गलती करेगा ही। प्रचलित वर्तमान राजकीय तंत्र, धर्म तंत्र, प्रचार माध्यमों को देखने से पता लगता है, सब अपराधियों के लिए बना है। ये दोनों अपराधियों को तारने में अपने अपने ढंग से लगे हैं, है ना। क्या क्या चीज, तो राजकीय तंत्र जो व्यवस्था है अभी फिलहाल, और दूसरा धर्म तंत्र, दोनों को कह रहे हैं कि ये अपराधियों को तारने में अपने अपने ढंग से लगे हैं। ये सब तंत्र मानव को समझदारी दे नहीं पाया। हर मानव समझदार होना चाहता है, ईमानदार होना चाहता है, ईमानदारी का रास्ता दिखा नहीं पाए। हर आदमी जिम्मेदार होना चाहता है, जिम्मेदारी का प्रयोजन परंपरा में दे नहीं पाए। लोगों ने शुभ की कामना की है, सबका शुभ हो, सबके परिवार सब के पास जाने के बाद मानव सबसे कोई
भोजन निकलता